हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिश से इश्क भाग 28 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और उसके दोस्त रघुवंशी विला के उस पिछले हिस्से में बैठे थे जहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा था। वे शराब के नशे में धुत थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी अचानक अंधेरे को चीरता हुआ 8 साल का मृत्युंजय वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में नींद नहीं बल्कि खून उतरा हुआ था। मीरा जी ने एक लंबी और भारी सांस ली और बोली। जैसे ही अर्जुन की नज़र उस नन्हे मृत्युंजय पर पड़ी, उसने हाथ में पकड़ा गिलास मेज पर पटका और घृणा से हंसने लगा। उसने कहा, अरे यहाँ क्या कर रहा है तू? जाकर बाहर खेल। अभी तेरी उम्र खिलौने से खेलने की है, हमारे साथ बैठने की तेरी औकात नहीं है। यह सुनकर नैना की मुठिया भिज गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं अगस्त की भी हालत कुछ नैना जैसी ही थी। मीरा जी ने आगे कहा, अर्जुन के दोस्त भी उस पर ताने कस रहे थे, पर मृत्युंजय हिला तक नहीं। वह बस अपनी लाल आंखों से अर्जुन को घूर रहा था। जब अर्जुन ने देखा कि वह बच्चा वहां से टस से मस नहीं हो रहा है तो उसका शैतान और जाग गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और मृत्युंजय के करीब जाकर झुककर बोला, कुछ भी कह छोटू, तेरी बहन थी बड़ी मस्त। मैंने तो सोचा था कि जो भी करूँगा सगाई के बाद करूँगा, पर तेरे बाप ने सगाई तोड़कर हम रघुवंशियों को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारे टुकड़े पर पलने वाले पीले हमें आंख दिखा रहा है। अब न तेरा बाप बच्चा ना तेरी बहन। याद आ गई ना अपनी औकात? मीरा जी की आवाज़ भर आ गई और वह बोली। वे हंस रहे थे नैना। वह उस मासूम की रूह को अपने शब्दों से छलनी कर रहा था। उसने नन्हे मृत्युंजय को धक्का देते हुए कहा, निकल यहाँ से। तुम रनौतों की औकात नहीं है हम रघुवंशियों के सामने सर उठाने की। तेरे बाप ने सगाई तोड़ी, वो भी अपनी उस 2 टके की बेटी के लिए। मीरा जी ने कांपते हुए अपने आंखें बंद कर ली और बोली, बस वही पल था जब 8 साल के उस बच्चे के भीतर ज्वालामुखी फट गया। इससे पहले कि अर्जुन या उसके दोस्त कुछ समझ पाते, मृत्युंजय ने अपने पीछे छुपाया हुआ वो धारदार हथियार निकाला और पूरी ताकत से अर्जुन की गर्दन पर वार कर दिया। उसके गले से खून का फवारा छूटा और वह लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्तों की रूह कांप गई थी। जो दरिंदे अभी कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब मौत को सामने देखकर उनकी हवा निकल गई। उनके चेहरे से रंग उड़ चुका था। मृत्युंजय धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून उतर आया था। यह देखकर उनमें से एक घबराकर बोला, भागो, हमें अर्जुन को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना पृथ्वी रघुवंशी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरे ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। वे सब घबराकर तुरंत अर्जुन को उठाने लगे, फिर उसे किसी तरह कार तक लेकर गए और जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल गए। मृत्युंजय उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक कार तेजी से दूर जा चुकी थी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसकी मुठ्ठियां कस गई। उसने दांत भिजते हुए गुस्से में कहा, कहाँ तक भागोगे? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मैं तुम सबको ढूंढ कर रहूँगा। उसने जहर भरी आवाज़ में कहा, और मारूंगा भी। उसी पल एक मासूम बच्चा पूरी तरह टूट चुका था नैना, और उसी टूटन से जन्म ले रहा था मृत्युंजय रनावत। मीरा जी ने गहरी सांस ली और बोली, नैना, जैसे ही पृथ्वी रघुवंशी को खबर मिली कि अर्जुन लहूलुहान पड़ा है और उस पर वार करने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटू मृत्युंजय है, वह अपना आपा खो बैठे। उनके लिए वो बच्चा उनके खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था। उन्होंने अपने वफादार आदमियों को बुलाया और दहाड़ते हुए आदेश दिए, उस बच्चे को जिंदा मत छोड़ना, जहां मिले वहीं उसे खत्म कर दो। नैना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मीरा जी ने गहरी सांस ली और बोली, उन्होंने हम में से किसी को भी हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्हें शक था कि हम अब भी रनौतों से हमदर्दी रखते हैं। वो अकेले ही हॉस्पिटल गए। पूरी रात सन्नाटा छाया रहा।
और सुबह जो खबर आई उसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। मीरा जी ने एक गहरी और रहस्यमयी सांस ली और बोली, डॉक्टरों ने अर्जुन को मृत घोषित कर दिया था और तुम्हारे दादाजी ना ही हम में से किसी से कुछ कहा ना ही पूछा। हमने तो अर्जुन की डेड बॉडी तक नहीं देखी थी। उन्होंने अकेले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद तुम्हारे दादाजी ने अपने ही बेटे अर्जुन की हर तस्वीर, हर जिक्र को रघुवंशी विला से ऐसे मिटा दिया जैसे उसका कभी अस्तित्व ही ना हो। जब सबूत मर जाते हैं तो यादें भी वक्त की धूल में दफन हो जाती है। वह नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी रघुवंशी का काला इतिहास पढ़े, इसलिए सौर और वीर को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। नैना ने कांपते हुए पूछा, और मुझे और नायरा को भोपाल से दूर कर दिया गया है ना? हाँ, मीरा जी ने कहा, और इसकी वजह एक और भी थी, त्रिशा की डर। नैना की भवें सिकुड़ गई। डर? मुझसे जुड़ा हुआ कैसा डर? मीरा जी कुछ पल चुप रही, जैसे पुराने घाव फिर से ताजा हो गए हो, और वह बोली, जिस मृत्युंजय की आंखों में तुम्हारे लिए हमेशा एक अजीब सा अपनापन और सुरक्षा दिखती थी, वही मृत्युंजय पहली बार तुम्हारे लिए नफरत से भर गया था। नैना स्तब्ध रह गई। मीरा जी आगे बोली, त्रिशा के अदालत वाले बयान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह मान बैठा था कि अगर त्रिशा ने सच बोला होता, अगर उसने उस दिन झूठ ना कहा होता, तो शायद उसकी बहन को इंसाफ मिल जाता। मीरा जी की आवाज भर आ गई। उसे लगता था कि अगर सच सामने आता तो उसके डैड की मौत नहीं होती और उसकी माँ भी उस दर्द में फांसी लगाकर अपनी जान नहीं देती। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। उस दिन जब मृत्युंजय आखिरी बार रघुवंशी विलाया था, अर्जुन को मारने के बाद, मीरा जी की आंखों में वह दृश्य फिर से तैर गया। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, जो नफरत थी, उसे देखकर बड़े बड़े लोग डर गए। वह तो सिर्फ 8 साल का बच्चा था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक मासूम बच्चे की जगह सिर्फ बदला दिखाई दे रहा था। मीरा जी ने आगे कहा, नैना, जिस वक्त पृथ्वी रघुवंशी के गुंडे पूरे शहर की खाक छान रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस शिकार को वो शहर में ढूंढ रहे हैं, वो खुद शिकारी बनकर उनके घर के दरवाजे पर खड़ा है। 8 साल का वो बच्चा, जिसके छोटे छोटे हाथ अर्जुन के गर्म खून से सने थे, वो भागा नहीं, वह सीधा रघुवंशी विला की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की डर मर गई थी। वह तो साक्षात यमराज बनकर त्रिशा के सामने खड़ा था। मीरा जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। वहीं नैना को तो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसकी अपनी ही सांसें भारी हो रही है। मीरा जी ने कांपती आवाज में कहा। त्रिशा कांप रही थी। मृत्युंजय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जो कहा, वो किसी श्राप से कम नहीं था। उसने कहा था, त्रिशा रघुवंशी, मैंने सबसे ज्यादा भरोसा आप पर किया था। मेरे पिताजी को भी आप पर भरोसा था। उनकी आखिरी शब्द यही थे कि त्रिशा हमारी मदद करेगी। मेरी माँ को भी आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप वकील भी थी और चश्मदीद गवाह भी। लेकिन आपने हमारी उम्मीद को बीच बाजार नीलाम कर दिया। उसकी आवाज़ दर्द और आग से भरी थी। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा सब कुछ छीन लिया गया। अब आपको क्या लगता है कि मैं आपको चैन से जीने दूंगा? मीरा जी ने कहा। त्रिशा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। नैना गिड़गिड़ा रही थी कि वो हथियार फेंक दे। वह उसे बचाना चाहती थी, पर मृत्युंजय का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह जैसे ही त्रिशा की तरफ बढ़ा, अचानक उसके कदम ठिठक गए। नैना ने सिसकते हुए पूछा, क्यों वो रुक गया था बड़ी माँ? मीरा जी ने कहा, क्योंकि 4 साल की नन्ही नैना भागती हुई आई और उसके पैरों से लिपट गई। तूने उसे पहली बार छोटू कहकर पुकारा था नैना। उस एक पल के लिए मृत्युंजय की आंखों में नमी उतर आई। उसने चाहा कि वह तुझे अपनी गोद में उठा ले। शायद उस पल उसके अंदर का छोटू जिंदा हो गया था। मीरा जी की आवाज रुंध गई। पर त्रिशा, वह डर गई। उसे लगा कि खून से सना मृत्युंजय तुझे मार डालेगा। उसी डर में उसने चिल्लाकर बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और सब उस 8 साल के बच्चे पर टूट पड़े। तुझे त्रिशा ने अपनी गोद में समेट लिया और नफरत से चिल्लाई, ले जाओ इसे, यह मेरी बेटी को मारना चाहता है। मृत्युंजय ने एक बार फिर तुम्हारी तरफ देखा।
धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में बोला, बहुत प्यार है ना आपको अपनी इस बेटी से। उसकी आंखों में फिर से वही नफरत लौट आई थी। वादा करता हूँ त्रिशा रघुवंशी, लौटूंगा और इस बेटी को आपके आंचल से छीन लूंगा। नफरत का हर सितम इसकी रगों में भर दूंगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन शब्द पत्थर जैसे सख्त थे। ऐसे ही प्यार मुझे भी अपनी बहन से था। तब आपको समझ आएगा जब अपनों का खून बहता है, जब उनकी इज्जत लूटी जाती है तब कैसा दर्द होता है। उसने आखिरी बार कहा, वादा है मृत्युंजय रनावत का, आपके कर्मों की सजा आपकी बेटी नैना भुगतेगी। लेकिन नैना, तुम त्रिशा की गोद में होकर भी मृत्युंजय की तरफ अपने हाथ बढ़ा रही थी। तुम रो रही थी उसके पास जाने के लिए, पर अब वो मृत्युंजय वो छोटू नहीं रहा था जो पल भर के लिए तुम्हें देखकर पिघल गया था। अगले ही पल उसके अंदर फिर वही भयानक नफरत लौट आई थी। मीरा जी ने गहरी सांस ली और बोली, उस बच्चे ने जो किया उसके पीछे उसका गुस्सा था, उसका दर्द था, लेकिन उस बच्चे की मदद करने वाला कोई नहीं था। नैना और अगस्त अब बिल्कुल खामोश हो गए थे। वही नैना की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। मीरा जी ने आगे कहा, उल्टा उसे ही जेल भेज दिया गया। तुम्हारे बड़े पापा ने अर्जुन के खून के केस में मृत्युंजय को अरेस्ट कर लिया, लेकिन तुम्हारे बड़े पापा का इरादा कुछ और था। उन्होंने सोचा कि अगर मृत्युंजय जेल में रहेगा तो कम से कम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसकी जान के दुश्मन सिर्फ पृथ्वी रघुवंशी ही नहीं थे, बल्कि वे लोग भी थे जो अर्जुन के साथ मिलकर माही के साथ दरिंदगी में शामिल थे। मृत्युंजय को उन सब से बचाना था, इसलिए तुम्हारे बड़े पापा ने उसे सीधे जेल से बाल सुधार गृह भेज दिया ताकि रघुवंशियों से दूर रह सके। और फिर मृत्युंजय के साथ पूरे रनावत फैमिली की हर वजूद को मिटा दिया गया। पूरे भोपाल ही नहीं, पूरे देश में पृथ्वी रघुवंशी का डंका बजने लगा था। उनके रसूख के सामने सभी झुकने लगे थे, सरकारें भी, जैसा वो चाहते थे। लोगों के लिए रनावत अब इतिहास हो गए। और फिर यादों की वक्त की धूल में रनावत दफन हो गए। तूने उस 4 साल की उम्र में खाना पीना तक छोड़ दिया था। तू त्रिशा की गोदी में जाने से इनकार करती थी नैना। तू सिर्फ छोटू को ढूंढती थी। नैना की आंखों से आंसू गिरकर उसकी साड़ी के दागों को भिंगा रहे थे। लेकिन एक दिन बुरी खबर आई कि उस सुधार गृह में आग लग गई। नैना की सांस अटक गई और उसी आग के साथ मृत्युंजय का अस्तित्व भी खत्म हो गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे दादाजी यह बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि मृत्युंजय जिंदा है, इसलिए तुम और नैना भोपाल से दूर ही रहे। नैना की सिसकियां अब एक गहरे विलाप में बदल चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उन तमाम जख्मों को खुद अपने शरीर पर महसूस कर रही हो जो 8 साल के उस नन्हे छोटू ने झेले थे। मीरा जी की नजरें अगस्त पर टिक गई। अगस्त ने अपनी आंखें फेर ली और उसकी मुठ्ठियां भिज गई। उसने 20 साल मृत्युंजय के साथ साय की तरह बिताया था। उसने उसे टूटते बिखरते और फिर से लोहे की तरह ढलते देखा था, पर वह अपने एमजे की इजाज़त के बिना वह उन अंधेरे सालों का एक पन्ना भी नहीं खोल सकता था। मीरा जी ने कहा, वह लौटा है नैना, सिर्फ और सिर्फ रघुवंशियों का विनाश बनकर। उसने तुमसे शादी इसलिए की ताकि वो तुम्हारी माँ त्रिशा को उस अंधेरे कोने में धकेल सके जहाँ से उन्हें सच बोलना ही पड़े। वो चाहता तो सबको एक पल में खत्म कर देता, पर नहीं। जिस कानून ने उसके परिवार को तबाह किया, वह उसी कानून के जरिए रघुवंशियों के चेहरे से मुखौटा उतारना चाहता है। मृत्युंजय ने जिन जिन रिश्तों पर भरोसा किया था उन सब ने उसे जहर दिया, इसलिए वो पत्थर बन गया है। नैना वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। वह फुट फुट कर रो रही थी। उसका सीना भारी हो गया था और उसे अब सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अगस्त और मीरा जी दोनों उसे बेबस होकर देख रहे थे। उनकी भी आंखें नम हो चुकी थी। तभी मीरा जी धीरे से आगे बढ़ी और नैना के कंधे पर हाथ रखा और नरम आवाज में बोली, मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। नैना ने सिसकते हुए पूछा, इतना सब कुछ हमारे परिवार में सिर्फ एक फॉर्मूला के लिए किया गया? दादाजी ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया,
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पावर चाहिए था। एक 8 साल के बच्चे की जिंदगी उजाड़ दी गई और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पर उसकी जरा से भी गलानी नहीं है बड़ी माँ। हम बच्चों को तो बस अंधेरे में रखा गया, हमें सच से दूर रखा गया। मैंने कभी नहीं सोचा था बड़ी माँ कि जिन रघुवंशियों पर मुझे इतना गर्व था, उनके हर कदम के पीछे किसी का खून, किसी का दर्द और किसी की बर्बादी छिपी हुई है। आज मुझे सच में अपने ही नाम से घिन आ रही है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। मीरा जी ने धीरे से कहा, तो फिर तुझे किसने कहा कि तू अब भी रघुवंशी है? नैना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मीरा जी की आवाज में हल्की दृढ़ता आ गई और बोली, तू अब रघुवंशी नहीं है नैना, तू अब रनावत है। यह सुनते ही नैना की आंखें फैल गई। वह एकटक मीरा जी को देखने लगी। मीरा जी उसके पास बैठ गई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू मृत्युंजय रनावत की पत्नी है और मृत्युंजय रनावत की पत्नी ऐसे टूटकर नहीं बैठती। उन्होंने नैना की ठुटी उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस बच्चे ने 8 साल की उम्र में अपनी पूरी दुनिया खो दी, जिसने अकेले ही इतना दर्द सहा, उसकी पत्नी को कमजोर नहीं होना चाहिए नैना। तुझे उसकी ढाल बनना होगा, उसका सहारा। मृत्युंजय पत्थर का बन गया है, पर पत्थर भी टूटता है जब सही हाथ उसे छुए। कमरे में एक भारी खामोशी पसर गई और नैना, जो अब तक रो रही थी, अचानक चुप हो गई। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, छोटू। लेकिन इस वक्त वह खुद अपने आप से लड़ रही थी। वह अपने आंचल से चेहरा पोंछी। उसकी आवाज अब रूंधे गले से नहीं बल्कि एक शून्य से निकल रही थी और बोली, इस वक्त मेरा दिमाग कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं है बड़ी माँ। मैं बस कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। अगस्त और मीरा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अगस्त ने गहरी सांस लेकर कहा, भाभी, एक बात याद रखिएगा, यह राज हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। एमजे को जरा भी भनक नहीं होना चाहिए कि आपको उनका सच पता चल गया है। अगर उसे पता चला तो वह आपके सामने कमजोर पड़ जाएगा। उसकी 20 साल की तपस्या और प्रतिशोध का रास्ता भटक जाएगा। उसे लड़ने दीजिएगा। नैना ने एक ठंडी मुस्कान दी और भारी कदमों से गलियारे की दूसरी दिशा में ओझल हो गई। मीरा जी ने उसे रोकना चाहा। उनके ममता भरे हाथ आगे बढ़े, लेकिन अगस्त ने उन्हें रोक दिया और कहा, उन्हें जाने दीजिए मैम, उन्हें खुद को ढूंढने की जरूरत है और अब आपको भी रघुवंशी विला लौट जाना चाहिए। अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रुकी तो पृथ्वी रघुवंशी को शक हो जाएगा। मीरा जी ने एक भारी आह भरी और नम आंखों से आईसीयू की ओर देखा। उनका छोटू मौत से लड़ रहा था और फिर भारी मन से बाहर निकल गई। अगस्त ने एक गहरी सांस ली और मृत्युंजय के केबिन में दाखिल हो गया, जहां मशीनों की बीप की एकमात्र शोर थी। नैना की रूह इस वक्त जिस्म को छोड़कर कहीं दूर भटक रही थी। कदमों में जान नहीं थी, पर वो फिर भी चल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवाएं उसके साड़ी के आंचल को बार बार उड़ा रही थी, लेकिन नैना को जैसे अपने आसपास की दुनिया का होश ही ना हो। दूर दूर तक गाड़ियों की आवाजें भी धुंधली पड़ गई थी और वह सुनसान सड़क पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ और ही चल रहा था। उसे 20 साल पुराना वह दृश्य दिखाई देने लगा। छोटा सा मृत्युंजय, वही मृत्युंजय जो उसे अपनी गोद में उठाकर खिलाता था, जो उसके साथ हंसता था, उसके पीछे पीछे भागता था, कैसे उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे रनावत मेंशन में दौड़ता था और फिर उसके छोटे से माथे पर प्यार से किस करता था। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वह सब इस समय सच में हो रहा हो, जैसे वह उसी पल को फिर से जी रही हो। मृत्युंजय की हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ जैसे उसके सामने जिंदा हो गया था। नैना की खाली आंखों में धीरे धीरे नमी भरने लगी। उसकी उंगलियां हवा में उठी, जैसे वह उस याद को छू लेना चाहती हो, उस पल को पकड़ लेना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल वो दृश्य धुंधला पड़ गया। बारिश की बूंदों में घुलकर सब कुछ मिटने लगा। नैना की आंखों के सामने कभी 20 साल पहले वाला मासूम छोटू आता, तो कभी आज का मृत्युंजय रनावत, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। और अचानक उसके कानों में उन खूबसूरत यादों की जगह मृत्युंजय की आवाज गूंज रही थी।
एक दिन तुम्हें अपने रघुवंशी होने पर पछतावा होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन तुम्हारा यह घमंड टूटे उस दिन तुम खुद अपनी ही नजरों से गिर जाओ। आसमान से गिरती ठंडी बूंदों ने नैना के तपते हुए शरीर को छुआ, पर वह ठंडक उसे सुकून नहीं बल्कि चुभन दे रही थी। बारिश तेज हुई और नैना की बैंगनी साड़ी पर लगा मृत्युंजय का खून धीरे धीरे धुलने लगा। वो गाढ़ा लाल खून पानी के साथ मिलकर नैना के हाथों और पैरों से होता हुआ सड़क पर बह रहा था। नैना ने अपने हाथों को देखा जो उसके ही पति के खून से सने थे। नहीं, वह चीखी पर उसकी आवाज बादलों की गरज में दब गई। उसने पागलों की तरह अपनी साड़ी को रगड़ना शुरू किया, जैसे वह उस खून को नहीं बल्कि अपने परिवार के किए हुए पापों को धोना चाहती हो। पर खून का रंग जितना फीका पड़ता उसका गिल्ट उतना ही गहरा होता जा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और अगले ही पल घुटने के बल सड़क पर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी, क्यों मॉम, आखिर क्यों? उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। आपने ऐसा क्यों किया? आपने झूठ क्यों बोला मॉम? अदालत में झूठी गवाही क्यों दी? उसकी सांसें तेज हो गई थी। आपको अंदाजा भी है आपके एक झूठ ने एक छोटे से बच्चे के दिल में कितनी नफरत, कितनी क्रूरता भर दी। उसकी आंखों से आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर बह रहे थे। क्यों आपने मुझसे मेरा छोटू छीन लिया और छोटू से मुझे? नैना का दिल जैसे फट रहा था। कुछ पल तक वह वैसे ही चुप रही। नैना का दिल जैसे फट रहा था। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीमे लेकिन भारी स्वर में बोली, मुझे आज खुद से नफरत हो रही है। सही कहा था मिस्टर रनावत ने। जिस दिन मुझे सच मालूम चलेगा मुझे सबसे ज़्यादा खुद से नफरत होगी। मुझे सबसे ज़्यादा गर्व आप पर था मॉम। सबसे ज़्यादा मैं भरोसा आप पर करती थी। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी जो आपने एक छोटे से बच्चे का पूरी जिंदगी उजाड़ दी? वह सड़क पर बैठी फुट फुट कर रो रही थी, जैसे अपने अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा और सारी नफरत इन बारिश की बूंदों में बहा देना चाहती हो। बहुत देर तक यूं ही बारिश में भीगती रही, रोती रही, टूटती रही और उस सुनसान सड़क पर सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। काफी देर बाद नैना ने अपने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, गुस्सा भी था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और बिना कुछ सोचे पैदल ही उस दिशा में चल पड़ी जहां उसे अब जाना था, रघुवंशी विला। कुछ देर बाद वह उस विशाल हवेली के सामने खड़ी थी। बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। नैना कुछ पल तक उस हवेली को देखती रही, जैसे अपने भीतर के तूफान को रुक रही हो। फिर अचानक वह आगे बढ़ी और अगले ही पल उसने अपने हाथों से रघुवंशी विला का भारी भरकम दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। सुरक्षा कर्मी जो उसे रोकने आए थे उसके तेवर देखकर 2 कदम पीछे हट गए। नैना सीधे हॉल में पहुंची और उसी आलीशान सोफे पर जा बैठी, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए। भीगे कपड़ों से टपकता पानी उस कीमती सोफे को गीला कर रहा था, पर नैना की नजरें सिर्फ सीढ़ियों पर टिकी थी और वह पूरी ताकत से दहाड़ते हुए बोली, पृथ्वी रघुवंशी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, रणविजय जी, नैना, काव्या तुरंत बाहर आए। सौर और वीर इस वक्त मेंशन में नहीं थे। नैना को देख सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। नैना की यह हालत, लाल आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर जमी पत्थर जैसी कठोरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। रणविजय जी घबराकर पूछे, नैना मेरी बच्ची, यह क्या हाल बना रखा है? तुम ठीक तो हो ना? वह जैसे ही आगे बढ़े, नैना ने अपना हाथ उठाकर उन्हें वहीं जमा दिया। उसके हाथ की उस एक स्टॉप की मुद्रा में इतनी ताकत थी कि वह चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। काव्या तुरंत अपने कमरे में चली गई ताकि वह सौर को कॉल कर सके। वहीं सीढ़ियों से उतरती त्रिशा की नजर जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ी, वह तो सुन ही रह गई। नैना, यहाँ? नैना ने एक बार फिर उसी तीखे स्वर में पुकारा, पृथ्वी रघुवंशी। जिस तरह से वह यह नाम ले रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि उसमें जरा भी सम्मान नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। तभी रणविजय जी सख्त स्वर में बोले, नैना, यह क्या बदतमीजी है? तुम अपने ही दादा का नाम लेकर उन्हें क्यों पुकार रही हो? त्रिशा भी जल्दी से उसके पास आई और घबराई हुई आवाज में बोली, नैना मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा?
बेटा मैंने मना किया था ना, चलो चलो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। लेकिन नैना को जैसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसी समय सीढ़ियों से पृथ्वी रघुवंशी नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में उनकी पुरानी स्टिक थी जिस पर उनकी मुट्ठी कसकर जमी हुई थी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उन्हें इस तरह नाम लेकर पुकारा था, और वो भी इस तेवर में। नीचे आते ही उन्होंने तीखी आवाज में कहा, बदतमीज लड़की, उस रनावत के साथ रहकर तुम तमीज और तहजीब दोनों भूल गई हो। अपने ही दादा को नाम लेकर पुकार रही हो। क्या रघुवंशियों के संस्कार उन रनावतों के हत्थे चढ़ गए? त्रिशा की आंखें नम हो गई थी। वह मन ही मन घुट रही थी। नैना ऐसा क्यों कर रही है? मैंने इसे होटल में इसलिए छोड़ा था कि जैसे सब व्यवस्था होगी मैं इसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मेरी मासूम बेटी को अचानक हो क्या गया है? लेकिन नैना की आंखें गुस्से से दहक रही थी। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थी कि उनमें कंपन सा हो रहा था। वह पृथ्वी जी की उस सफेद लिबास और ऊंचे रुतबे के पीछे छिपे कातिल को देख रही थी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त वो अपने गुस्से को कितनी मुश्किल से काबू में रखी हुई है। उसका दिल कर रहा था कि वह चीख कर उनसे सवाल करे, उनके हर पाप का हिसाब मांगे, लेकिन वह यह नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि उसे पूरा सच मालूम चल चुका है तो कहीं वह मृत्युंजय के लिए कमजोरी न बन जाए। इसलिए वह बस चुप बैठी थी, अपने अंदर उठ रहे तूफान को दबाए हुए। पृथ्वी जी ने अपनी स्टिक जमीन पर पटकी और दहाड़े। यहाँ क्या कर रही हो तुम? किससे पूछकर मेरे घर के अंदर दाखिल हुई हो? कहा था न कि रघुवंशियों के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर हिम्मत कैसे हुई? और हुई तो हुई यह बदतमीजी। त्रिशा, क्या यही संस्कार है तुम्हारी बेटी के? पृथ्वी जी दांत भींचकर बोले। त्रिशा तो खुद नैना का यह रूप देखकर परेशान थी। वो क्या ही बोलती। वहीं नैना के चेहरे पर एक तिरछी और जहरीली मुस्कान उभरी। उसने अपनी नजरों में इतना तिरस्कार भर दिया था कि पृथ्वी रघुवंशी को अपनी सत्ता डगमगाती हुई महसूस हुई। नैना कटाक्ष करते हुए बोली, रघुवंशी और संस्कार। मिस्टर पृथ्वी रघुवंशी, आप संस्कारों की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है रघुवंशी संस्कार में बस एक ही चीज टॉप पर आती है, पीठ पीछे वार करना और अपनों की ही बलि चढ़ा देना। यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। रणविजय जी, त्रिशा की तो सांसें जैसे जम गई थी। वहीं दरवाजे के पीछे छिपी मीरा जी ने राहत की सांस ली, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरा परिवार हॉल में मौजूद है, वह धीरे से दरवाजे के पीछे छिप गई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा है मेरी बच्ची, भले तेरे अंदर इन रघुवंशियों का खून है और संस्कार है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तेरे अंदर सच्चाई की वो आग है जो इन पापियों को भस्म कर देगी। तू वैसे ही निपटेगी इनसे जैसे मृत्युंजय चाहता है। पृथ्वी रघुवंशी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उन्होंने अपनी स्टिक को जमीन पर पटकते हुए दहाड़ लगाई। त्रिशा, अपनी इस बदतमीज बेटी को यहाँ से निकालो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं भूल जाऊं कि यह मेरे ही खानदान का हिस्सा है। नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की गूंज पूरे विला की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। त्रिशा और रणविजय जी जैसे पत्थर के बुत बन गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी सीधी सादी नैना इतनी भयंकर लग सकती है। नैना धीरे से सोफे से उठी और चलते हुए सीधे पृथ्वी रघुवंशी के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दिमाग तो आपका उसी दिन खराब हो जाना चाहिए था जब आपने मेरे पति पर गोली चलवाई। जैसे ही नैना ने कहा, त्रिशा और रणविजय जी की नजरें पृथ्वी जी पर टिक गई। उन्हें शक तो था, लेकिन नैना यह बात जानती है, यह उनके लिए भी परेशानी की सबक थी। नैना गुस्से से दांत भींची और बोली, कान खोलकर सुन लीजिए पृथ्वी रघुवंशी, अगर मेरे पति पर एक खरोच भी आई या उनकी जान पर कोई भी खतरा मंडराया तो कसम है महाकाल की, इस पूरे रघुवंशी विला को आग लगा दूंगी और मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि उस आग में जलने वाला कोई रघुवंशी है या कोई और। आपने यह सब सिर्फ एक टेंडर को पाने के लिए किया ना?
नैना जानती थी कि उस 20 साल पुराने सच को अभी छुपा कर रखना है। उसने बड़ी चालाकी से अपने गुस्से को टेंडर की तरफ मोड़ दिया ताकि पृथ्वी जी को शक ना हो। नैना बोली, आपको क्या लगा आप छिपकर हमला करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इस शहर में मेरे पति का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय आपके। सिर्फ उस एक टेंडर के लिए आपने इतनी नीच हरकत की? इतनी काबिलियत ही नहीं है आप में कि ईमानदारी से टेंडर जीत सके, इसलिए गोलियों का सहारा लिया। पृथ्वी रघुवंशी कुछ बोलने ही वाले थे कि नैना ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप करा दिया और बोली, वो टेंडर मेरे पति को मिला है क्योंकि वो उसके काबिल है। और सुनिए, भोपाल ने रघुवंशियों की पार्टियां तो बहुत देखी होगी, लेकिन इस बार टेंडर मिलने की खुशी में रनौतों का जश्न पूरा शहर देखेगा। और हाँ, उस पार्टी में मैं आपको खुद इनवाइट कर रही हूँ, आइएगा जरूर, क्योंकि यह न्योता आपको कोई रघुवंशी नहीं बल्कि मिसेज नैना मृत्युंजय रनावत दे रही है। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। पृथ्वी रघुवंशी और नैना की आंखें गुस्से से एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे कि वह दोनों एक दूसरे को जलाकर राख कर देंगे। फिर नैना अपनी नजरें हटाई और बिना कुछ कहे वहां से मुड़ी और तेज कदमों से रघुवंशी विला से बाहर निकल गई। जैसे वो बाहर पहुंची, सामने से सौर और वीर दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिना उसे एक पल दिए तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। गुड़िया, सौर्य की आवाज भरा गई, तू वापस आ गई और ये क्या हाल बना रखा है गुड़िया? तू भींगी हुई है, कांप रही है, चल अंदर चल, सब ठीक हो जाएगा। नैना ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे अपने भाइयों से बहुत प्यार था, लेकिन वह उन्हें सच नहीं बता सकती थी कि रघुवंशियों ने किस तरह किसी की जिंदगी तबाह की है। उसकी पलकें नम हो गई, खुद को संभाली और उसने धीरे से अपने भाइयों को खुद से अलग किया और बोली, भाई, आप दोनों ने हमेशा मुझे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पास आप दोनों जैसा भाई है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। आपने हमेशा मेरी ही चिंता की है, लेकिन यकीन मानिए मैं वहाँ बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। उसने दोनों की तरफ देखा। आप लोग मृत्युंजय के लिए अपने दिल में नफरत मत रखिए, उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हमारी शादी हो चुकी है भाई, अब आपको यह सच स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने धीरे से जोड़ा, मुझे बार बार यह मत कहिए कि मैं उसे छोड़कर आप दोनों के पास लौट आऊं, क्योंकि अब यह कभी संभव नहीं होगा। सौर और वीर की आंखों में नमी भर आई। वह कुछ बोलते उससे पहले ही नैना ने कहा, लेकिन अगर आप मुझे ऐसे ही समझेंगे और मेरा साथ देंगे तो शायद मैं और भी वहाँ खुश रह सकती हूँ, और अगर नहीं तो भूल जाइए कि आपकी कोई बहन भी है, क्योंकि आज के बाद मेरी एक ही पहचान है, मिसेज मृत्युंजय रनावत। कुछ पल के लिए तीनों चुप रहे। सौर और वीर नैना की आंखों में देख रहे थे, जहां पहली बार उन दोनों को उसकी आंखों में मिसेज मृत्युंजय रनावत झलक रही थी। तभी वहां पर जल्दी से त्रिशा आई और अपने सख्त स्वर में कहा, सौर, वीर, मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है, तुम दोनों अंदर जाओ। दोनों भाई एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने एक बार नैना को देखा और दूसरी बार त्रिशा को, फिर गहरी सांस लेकर चुपचाप अंदर चले गए। जैसे वो अंदर गए, त्रिशा तुरंत नैना के पास आई और बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वह गुस्से से बोली, मैंने साफ मना किया था ना कि होटल से बाहर कदम मत रखना, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? और वो सब तमाशा दादाजी के सामने, क्या था वो सब? और ये क्या हालत बना रखी हो नैना? अभी तक तुम इसी साड़ी में हो। जाओ इसी वक्त होटल जाओ, दादाजी इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। नैना खामोश थी। वह त्रिशा की एक एक हरकत को बारीकी से देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे उसकी माँ आज भी उसे बचाने के नाम पर झूठ का सहारा ले रही है। त्रिशा ने कहा, सुनो बच्चा, मैं सारी व्यवस्था बहुत जल्द कर लूँगी और उसके बाद हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम इस वक्त होटल में जाओ और प्लीज़ बच्चा अब बाहर मत निकलना। नैना ने बहुत धीरे से अपनी माँ का हाथ अपने ऊपर से हटाया। उसके चेहरे पर एक फीकी पर गहरी मुस्कान आई और अपने सख्त लहजे में कहा, मॉम, आप शायद सुन नहीं पाई, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। त्रिशा के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखें फैल गई।
क्या क्या कहा तुमने? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपने सही सुना मॉम, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसकी आवाज़ और भी मजबूत हो गई। मैं सीधे अपने ससुराल जाऊंगी, अपने पति के घर, क्योंकि अब वही मेरा असली घर है और वही मेरा परिवार है। त्रिशा के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखें फैल गई और वो गुस्से से बोली, क्या ये बहकी बहकी बात कर रही हो? हम इस बारे में बात कर चुके हैं बेटा, फिर क्यों ये जिद? तुम फिर से उस नरक में जाना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि मृत्युंजय ने तुमसे सिर्फ नफरत निकालने के लिए शादी की है। वो तुम्हें अपने बदले का हथियार बना रहा है। होश में आओ बच्चा, नैना ने कहा। होश में तो अब आ गई हूँ मॉम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे नफरत का हथियार बनाता है या कुछ और। मेरा अस्तित्व अब उससे ही जुड़ा है। त्रिशा उसकी बातें सुनकर सन्न हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और नैना के कंधे को जोर से झकझोरा और कठोर आवाज में बोली, तो अब तुझे उस मृत्युंजय की इतनी फिक्र है कि तुझे अपनी माँ की परवाह नहीं है? देख बच्चा, हमें यह मौका मिला है यहाँ से भाग जाने का, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है हमें। तो फिर तू वापस उसी की कैद में जाना चाहती है? नहीं नैना, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। नैना का चेहरा पत्थर की तरह शांत था। उसने अपनी माँ की आंखों में झांका, जहाँ अपने राज छुपाने की छटपटाहट दिख रही थी। वह धीमी पर अटल आवाज में बोली, आपकी बेटी आपकी ही रहेगी मॉम, लेकिन तब तक जब तक आप यह स्वीकार नहीं कर लेते कि मैं अब मिसेज मृत्युंजय रनावत हूँ। कुछ देर के लिए मेरी आंखों पर नफरत और झूठ का पर्दा था, इसलिए मैं बहक गई थी, लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है और अब मैं होश में हूँ। त्रिशा एक बार फिर सख्त हुई और कठोर आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तू समझ क्यों नहीं रही है? आखिर तुझे हो क्या गया है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? नैना की आंखें नम हो गई। वो धीमे लेकिन भारी स्वर में बोली, मॉम, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर मृत्युंजय ने मुझे अपनी बाहों में नहीं खींचा होता तो वह गोली सीधे आपकी इस नैना को लग जाती। एक पल के लिए त्रिशा का दिल कांप गया। नैना की आवाज़ भरा गई, आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ी नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह इंसान मेरे लिए अपने सीने पर गोली खा गया और मैं उसकी इस हालत का फायदा उठाकर आपके साथ यहाँ से चली जाऊँ? यह तो मेरे संस्कार नहीं है मॉम। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर नैना ने शांत स्वर में कहा, एक बात पूछूं आपसे? उसने सीधे त्रिशा की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने डैड को कभी देखा नहीं, लेकिन आपने जो भी डैड के बारे में मुझे बताया, उन बातों से हमेशा यही लगा कि आप दोनों के भी रिश्ते में बहुत ही उतार चढ़ाव थे। फिर भी आपने डैड का कभी हाथ नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा। अगर आज वो जिंदा होते और मृत्युंजय की जगह पर होते और मैं आपसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती, तो क्या आप मेरे साथ भागती? तो क्या आप तब भी यही कहती? यह सवाल सुनते ही त्रिशा जैसे पत्थर की तरह जम गई। उसके होठ खुलकर भी बंद रह गए। कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसकी आंखों से चुपचाप दो आंसू लुढ़क गए। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और नजरें झुका ली। नैना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई। वो धीमे से बोली, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया मॉम। यह कहकर वो मुड़ गई और रघुवंशी विला के गेट की तरफ बढ़ने ही लगी कि कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई। फिर पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा। एक बात कहूँ मॉम? त्रिशा ने चुपचाप उसे देखा। नैना दर्द से भरी आवाज़ में बोली, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उसकी आवाज़ में अजीब सी शांति थी, लेकिन ज़िंदगी हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है। उसने हल्की सांस ली। मैंने भी बहुत सारी गलती की है मॉम, और महाकालेश्वर मंदिर में जो कुछ हुआ उससे मैं अपनी गलती सुधारने का मौका समझ रही हूँ, ना कि अपने रिश्ते से भागने का। फिर उसने धीमे से जोड़ा, और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसी गलती हुई हो जिसे सुधारने का मौका ज़िंदगी आपको दे रही है, उसकी आंखें गहरी हो गई, तो प्लीज़ उसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। नैना ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इन बातों में वह इशारा साफ था। उस गवाही का इशारा, उस झूठ का इशारा जिसने
मृत्युंजय के परिवार को रख कर दिया था। वह त्रिशा को यह समझाना चाहती थी कि अब भी वक्त है मृत्युंजय का साथ देने का, उस केस को फिर से खोलने का जिसके लिए मृत्युंजय उसे मजबूर कर रहा था। त्रिशा अपनी बेटी को एकटक देखती रह गई। उसकी आवाज उसके गले में घुट गई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, रुकना चाहती थी, पर नैना अब उसकी पहुंच से दूर निकल चुकी थी। वहीं रनावत मेंशन हॉल में पसरा सन्नाटा किसी भारी पत्थर की तरह सबके सीनों पर टिका था। सुलक्षणा जी अब खुद को रोक नहीं पाई और सोफे पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। उनकी ममता का बांध टूट चुका था। गौरी जी और मेघा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उनके खुद के भी हाथ कांप रहे थे। सुलक्षणा जी सिसकते हुए बोली, ये जरूर उन रघुवंशियों का ही चाल है बहू। मेरे बच्चे का इस शहर में कौन दुश्मन हो सकता है? 20 साल बाद वो अपनी मिट्टी पर लौटा था। कोई उसे ठीक से जानता नहीं, फिर उसकी जान लेने की हिम्मत किसने की? ये सिर्फ और सिर्फ उस पृथ्वी रघुवंशी का ही काम है। सुलक्षणा जी की कड़वी सच्चाई ने गौरी जी और मेघा को निरुत्तर कर दिया। तभी मोना, जो अब तक अपने गुस्से को पी रही थी, ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। मोना तमतमाते हुए बोली, आखिर कौन है ये रघुवंशी और क्या दुश्मनी है उनकी एमजे से? नैना भी तो उन्हीं के खानदान की है ना, तो जाइए ना, जाइए उससे पूछिए। उसके परिवार ने गोली चलाई तो उसे तो सब पता होगा ना। वो यहाँ हमारे बीच रहकर जासूसी करी थी या तमाशा देख रही थी, तभी तो मौका देखकर भाग गई। गौरी जी सख्ती से बोली, बस करो मोना, इस वक्त उस लड़की का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये वक्त इल्जाम लगाने के नहीं, बल्कि प्रार्थना करने का है। हमें बस यह दुआ करनी चाहिए कि हमारे मृत्युंजय को होश आ जाए। तभी मेघा की नजर दरवाजे की तरफ मुड़ी। वह अचानक ठिठक गई। दरवाजे पर नैना खड़ी थी। मेघा के मुंह से अन्यास निकला, नैना। उसकी आवाज सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गई। उसके भीगे हुए बाल माथे पर चिपके थे। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रनावत मेंशन में रहते हुए भी कभी नहीं दिखी। सुलक्षणा जी की भव्य गुस्से से सिकुड़ गई। उनकी आंखों में नैना के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। वहीं गौरी जी, जो हमेशा उसका साथ देती थी, आज इतनी आहत थी कि उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। मोना किसी नागिन की तरह लपककर नैना के सामने आ खड़ी हुई और जहर बुझे स्वर में बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? क्यों आई हो वापस? जब एमजे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब तो तुम अपने परिवार के साथ जश्न मना रही होगी। अब यहाँ क्या तमाशा देखने आई हो? नैना ने मोना की बातों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। वह बिना रुके भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। सुलक्षणा जी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी दहाड़ पूरे हॉल में गूंजी। ठहरो, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है लड़की, यहाँ क्या लेने आई हो? जब छोड़कर जाना ही था तो वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? जब मेरे पोते को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम अपने कातिल परिवार के साथ खड़ी थी। अब यहाँ इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। नैना के कदम अचानक सीढ़ियों पर ही ठिठक गए। हॉल में सन्नाटा पसर गया। वो धीरे से पलटी और सुलक्षणा जी की आंखों में आंखें डालकर दो टुक जवाब दिया, यह मेरा ससुराल है और ये मेरी जिंदगी है। मुझे कब, कहाँ और किसके साथ रहना है, इसके लिए मुझे किसी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरे और मेरे पति की, तो हमारे बीच क्या रिश्ता है, कैसा है और हम एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, यह बात आप लोग हम दोनों पर ही छोड़ दीजिए तो बेहतर होगा। फिर उसकी नज़रें मोना पर टिक गई और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, ऐसे भी कुछ लोग तो यहाँ बिना किसी रिश्ते के जब रह सकते हैं, तो यह तो मेरे पति का घर है और उनकी पत्नी होने के अधिकार से इस घर पर मेरा पूरा हक है। उसका निशाना किस पर था, वहाँ मौजूद सभी समझ रहे थे। नैना का यह बेबाक और निडर अंदाज देखकर सुलक्षणा जी के शब्द गले में ही अटक गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं गौरी जी की नजरें उस पर गहरी हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। नैना जैसे ही कमरे के अंदर आई, दरवाजे के पीछे से टिक कर वो काफी देर तक खड़ी रही। कमरे का सन्नाटा आज किसी शोर की तरह उसके कानों में गूंज रहा था। यह वही कमरा था जहां मृत्युंजय की मौजूदगी से वह कभी नफरत करती थी, पर आज वही सन्नाटा उसे काट खाने को दौड़ा था।
नैना ने अपनी नम आंखों से पूरे कमरे का जायजा लिया। बिस्तर की सिलवटें, सोफे पर पड़ा मृत्युंजय का वो काला कोट और मेज पर रखी उसकी घड़ी, हर चीज जैसे चीख चीख कर मृत्युंजय का नाम ले रही थी। नैना बुदबुदाते हुए, तुम कुछ दिनों से घर नहीं आए थे, तब भी मुझे इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, पर आज लग रहा है जैसे इस कमरे की रूह ही निकल गई है। वह भारी कदमों से वॉशरूम की ओर बढ़ गई। पानी की ठंडी बौछार भी उसके दिल की जलन को शांत नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद जब नैना बाहर निकली तो वह सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी। आईने में उसने अपनी अक्स को देखा, उलझे बाल और सूजी हुई आंखें। उसने कांपते हाथों से अपनी सिंदूरदानी उठाई। नैना आईने से बात करते हुए, जब भी मैं खुद को तैयार करती थी तो ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी नफरत के लिए तैयार हो रही हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी जिद की खातिर मैं सजती थी, लेकिन आज मैं खुद की खुशी से तुम्हारी पत्नी बनकर मिसेज मृत्युंजय रनावत की तरह तैयार हो रही हूँ। उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर मेज पर लगा, पर उसने उसे तुरंत पोंछ लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। धीरे धीरे उसने खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने मांग में सिंदूर भरा, माथे पर बिंदी लगाई, गले में मंगलसूत्र पहना, हाथों में चूड़ियां पहन ली और आज उसने वही लाल रंग की साड़ी पहनी जो पहली बार मुंह दिखाई में दी गई थी। आईने में आज वह पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। एक पल के लिए उसने खुद को देखा जैसे पहली बार अपनी ही पहचान समझ रही हो। तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। कमरे की खामोशी अचानक टूट गई। जैसे ही मोबाइल की रिंगटोन गूंजी, नैना किसी बिजली की झटके की तरह उछल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या होगा आगे? अब कैसे करेंगे पृथ्वी रघुवंशी मृत्युंजय पर वार? और क्या नैना की बात को समझकर त्रिशा करेगी अपनी गलतियों की सुधार? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।